गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि जब देश आज़ाद हुआ था और जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय से लेकर 1952 में जब पहली बार चुनाव के द्वारा लोकसभा का गठन होता है, संसद का गठन होता है, इस दौरान जो कानून निर्माण हो रहे थे वो कर कौन रहा था। इसी प्रकार के कई अन्य सवाल हैं जो कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में जाके ही समझा जा सकता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि अक्सर विद्यार्थी इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। वो सीधे संविधान, फिर मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व पे आ जाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं होता कि उस समय की परिस्थितियों में क्या घटित हो रहा था, ये कैसे निर्माण हुआ था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि संविधान निर्माण के जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको मालूम है कि कब गठित हुई थी, कितना टाइम लगा, कब ख़त्म हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ आपको मालूम है। हम शुरुआत वहीं से करेंगे, पर बहुत संक्षिप्त में। पर मेरा उद्देश्य यह है कि उसके आगे की व्यवस्था के बारे में मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफली बता पाऊँ और बहुत ही संक्षेप में बता पाऊँ। ये डायरेक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, परंतु ये किसी भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए या संविधान को पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आपको उस समय की परिस्थितियों से अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि संविधान निर्माण के प्रयास शुरू से होते हुए आ रहे थे। काफ़ी कोशिशें की गई। लास्ट में जाकर कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया, या कैबिनेट मिशन की बैठक हुई, उसका फाइनल डिसीजन आया, तो उसमें मंजूरी दी गई कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो उसके आधार पर चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जो प्रांत हैं, उन प्रांतीय सभाओं को चुना जाता है और उन प्रांतीय सभाओं ने संविधान सभा को चुनकर भेजती है। कहने मतलब यह है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर जो चुनाव हुए थे ना, वो पहले प्रांतों के हुए, प्रांतीय सभाओं के हुए। उन प्रांतीय सभाओं ने संविधान सभा को चुन के भेजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, पहले प्रांतीय सभाओं का चुनाव हुआ और प्रांतीय सभाओं के ने संविधान सभा के लोगों को चुना, ये संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इसकी इस रूप में आलोचना भी की जाती है कि देश का सबसे बड़ा दस्तावेज तैयार होने वाला है और आप उसको एक अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हो। इसमें एक आलोचना ये भी होती है कि जो इसका चुनाव हुआ था ना, उसमें मताधिकार बहुत सीमित था और मताधिकार का भी आधार शिक्षा और संपत्ति थी। ठीक है, तो एक लिमिटेड कर दिया, मतलब शिक्षा संपत्ति के आधार पर आपको मतदाता बना दिया। तो इसलिए भी आलोचना होती है कि ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इस पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। एक सवाल ये भी किया जाता है कि इसमें पृथक मतदाता मंडल प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिससे दिखता है कि ये सांप्रदायिक रूप ले रहा था। और एक आलोचना ये भी की जाती है कि आपने संविधान सभा में जो देशी रियासतों को बुलाया था, उनके जो प्रतिनिधि को बुलाया था, वो कोई आपने निर्वाचित करके नहीं बुलाया, वो आपने मनोनीत करके बुलाया। मतलब उनका चुनाव किसी ने नहीं किया, वो उनकी रियासतों ने जिनको भेजना चाहा उनको भेज दिया। इस तरीके की तमाम आलोचना होती हैं और ये फैक्चुअली रूप से ये आलोचना सही भी है। परंतु अब अगर आप इसका दूसरा पहलू देखते हैं तो हमारी संविधान सभा में देश के अधिकांश जितने भी विद्वान जन थे, या देश के अधिकांश जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, उनको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था, परंतु कांग्रेस पार्टी में नहीं शामिल होने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको संविधान सभा में जगह दी गई। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो अम्बेडकर जी हैं, है ना, जिनको मुंबई से निर्वाचित किया गया था और उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही थी संविधान निर्माण में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर ये चुनाव प्रत्यक्ष भी होता तो भी इसी प्रकार के संविधान सभा के जो सदस्य आए थे, संविधान सभा में जो सदस्य आए थे, वो वही लोग आते मोस्टली। तो इसलिए इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के चुनाव हो जाता है। उसके बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। तो ये है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक तिथि, 9 दिसंबर 1946। पहले ही दिन संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार से इनका जुड़ाव था। 11 दिसंबर मतलब 2 दिन बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद, और इनका भी बिहार से ही संबंध था। तो इस प्रकार पहले अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे स्थायी अध्यक्ष।
एक महत्वपूर्ण चरण क्या आता है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव उस समय सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसी की पूरी भावनाओं को या उसी के अधिकांश शब्दों को बाद में संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया और उसमें ये दिखा दिया गया कि हमारा संविधान सभा ने जिस उद्देश्य को लेकर गठित हुई है ना, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके एम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी प्रारूप क्या रहने वाला है या किन किन मेन भावनाओं के अंतर्गत वो पूरा निर्माण होने वाला है, उसको उसमें दिखा दिया गया था। अब दिक्कत क्या आई थी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तो मुस्लिम लीग को शामिल करने का प्रयत्न चल रहा था। तो जयकर साहब ने एक प्रस्ताव लाया कि जब तक मुस्लिम लीग इसमें सहमति नहीं दे देती है तब तक थोड़ी दिन के लिए रुक दिया जाए उद्देश्य प्रस्ताव को, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए सभी का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया गया। तो फिर आगे जाके जब मुस्लिम लीग ने जो एक बैठक होने वाली थी 20 तारीख के आसपास, 20 जनवरी के आसपास, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो उसके बाद उनको लगा कि ये नहीं आएंगे, तो फिर 22 जनवरी को जाकर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है और ये ही पहला प्रस्ताव था जो कि पारित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन घुमा के आता है, पर ये याद रखिएगा यही पहला प्रस्ताव था जो कि पारित हुआ था संविधान सभा के द्वारा। इस प्रकार संविधान सभा का कार्य आगे बढ़ता है। फरवरी 1948 तक एक प्रकार का मसौदा तैयार कर लिया जाता है, फरवरी 1948 तक। फिर उस पर चर्चाओं के लिए उस मसौदे पर चर्चाओं के लिए खुला रख दिया जाता है। विशेषज्ञ जो होते हैं उनको मौका दिया जाता है। अब जो सुझाव आते हैं उनके आधार पर दोबारा गठित होती है नवंबर 1948 में, और फिर जाके फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो जाता है, परंतु लागू नहीं होता है। लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बाद ये सोचा गया कि संविधान का लागू करने की तारीख वो होनी चाहिए जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐतिहासिक तारीख रही हो। अब जैसे ही आपको ज्ञात है, जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसके बाद अगले 26 जनवरी को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया था और झंडा भी फहराया गया था, तो उस समय से लेकर वो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। ठीक है, और उस समय से लेकर 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, बाद में जाकर 15 अगस्त का चयन हुआ था। ये अपन किसी और दिन चर्चा करेंगे, परंतु ये बहुत ऐतिहासिक तारीख रही थी, इसलिए 26 जनवरी को लागू करने का फैसला किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भाग बढ़ चुके हैं, अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं और अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं। और ये कितने हो गए हैं ये आप मुझे एक बार कमेंट। चलिए यहाँ पे मैं आपको ये तो बता देता हूँ कि कितने हुए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताइएगा कि वो कौन कौन से हैं। जो 22 भाग थे वो वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ पहले वाले निरस्त हुए हैं, फिर बाद में कुछ बड़े हैं। वर्तमान में 25 हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में ये 3 कौन से बड़े हैं। ठीक है, वैसे ही अनुसूची यहाँ पहले 8 थी, अब टोटल 12 हो चुकी है और अनुच्छेद जो 395 थे वो अब करीब 450 के करीब हो चुके हैं। ठीक है, अब हम उस चीज़ पे आने चाह रहे हैं जो मेन बिंदु था, जहाँ पे हमने शुरुआत में बात की थी कि हमें क्या समझाने के लिए यहाँ तक आना था। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में। ठीक है, अब क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण जो हो रहा था तो उसी के आधार पर आगे काम चलना था। पर संविधान निर्माण कोई ऐसा तो नहीं है कि आप देश आज़ाद हो गया तो चलो 10 दिन में या 10 महीने में बना के पटक दो, उसमें एक समय लगता है। ठीक है, तो इसका क्या था कि इस दौरान ये देखा गया कि साधारण कानून है उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि संविधान तो सभा तो अभी लंबा टाइम लेने वाली है और देश आज़ाद हो गया 1947 में। तो इस दौरान ठीक है एक साधारण कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या किया संविधान सभा ने ही, ठीक है, संविधान सभा में ही CAL कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव के तौर पर एक अलग रूप में बैठक करना स्टार्ट की। ठीक है,
कहने मतलब ये है, एक तरफ वो संविधान का निर्माण कर रखी है, जिसको हम सीए बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, और एक तरफ वो सीएएल, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव के रूप में काम कर रही है। जो सीएए है, जो संविधान सभा है, वो क्या कर रही है, वो संविधान का निर्माण कर रही है, और सीएएल है, वो क्या कर रही है, वो साधारण कानून का निर्माण कर रही है, ताकि देश में व्यवस्था कार्य कर सके। समझ गया? तो अब इन दोनों के बीच में आगे भी विभेद करने के लिए क्या किया गया, जो संविधान सभा था उनके अध्यक्ष तो पहले राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, तो वो तो निरंतर जारी रहे, तो सीएल का भी सभापति अलग बना दिया गया, और वो सभापति किसको बनाया गया, वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, अब देखो जब संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया और संविधान लागू हुआ, वो सन कौन सा था, 1950, 26 जनवरी 1950। अब हमारा पहला पार्लियामेंट कब बना, जनता के द्वारा निर्वाचित हो गए 1952, तो अभी भी तो 2 साल का फ़र्क है। फिर क्या हुआ, तो देखो इसमें देखो हम कह रहे हैं 2 पैरेलल रूप में चल रही है, एक संविधान सभा के रूप में चल रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव के रूप में चल रही है। संविधान सभा का सभापति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, और जो सीएएल है उसका सभापति कौन है, जीवी मावलंकर। अब जब संविधान सभा का काम पूरा हो गया 1950 में, संविधान बनाकर हमें दे दिया, तो उस समय 26 जनवरी 1950 को इसका पद खत्म हो गया संविधान सभा के सभापति का, और उनको ही देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। अभी तक निर्वाचन नहीं हुआ है, उस पद को कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, तो देश के पहले राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, परंतु सीएएल का काम तो जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण हो चुका है, परंतु अभी संसद का निर्माण नहीं हुआ है। संसद ही कानून बनाएगी आगे जाके। तो संविधान सभा के बाद 1950 से लेकर 1952 का भी कार्यकाल बचा है, तो मतलब अब संविधान सभा भंग हो चुकी है, पर संविधान सभा का सीएल का रूप का कार्य जो है वो निरंतर जारी रहेगा, परंतु उसको नाम रूप में बदल दिया गया। सीएल को अब बोला गया प्रोविजनल पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं तदर्थ संसद। तदर्थ मत बोलता है टेम्परेरी एक तरीके से ना, प्रोविजनल, ठीक है ना, उसमें बदल दिया गया। और इसकी जिम्मेदारी क्या थी कि अब साधारण कानून का निर्माण करो। ठीक है, इनको संविधान संशोधन की भी पावर दे दी गई। और आप ताजुब करेंगे कि इसी तदर्थ संसद ने ही पहला संविधान संशोधन किया था। ताजुब इसलिए कीजिए क्योंकि कुछ टाइम पहले ही तो इन्हीं लोगों ने मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया था, और उनको इतने से कम समय में पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता भी पड़ गई। अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि पहला संविधान संशोधन किसने किया था, पार्लियामेंट ने, या मतलब जो 1952 में बनी थी पार्लियामेंट में उसने, या तदर्थ संसद ने, तो तदर्थ संसद ने किया था। आप देखिए अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये एक छूटा हुआ पहलू होता है, जो भी अक्सर हम अध्ययन करते हैं तो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं कि कैसे 1947 से 1950 तक का समय का हमारे देश में शासन चल रहा था, साधारण कानून कौन बना रहा था। फिर 1950 में संविधान सभा भंग हो गई, तो 1952 में चुनाव हुए, 2 सालों में कैसे चल रहा था। तो कहने मतलब पहले सीएल के तौर पे काम चल रहा था, फिर तदर्थ संसद के रूप में काम चल रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, 1952 में पहला चुनाव होता है, और ये चुनाव पहले किसका होता है, लोकसभा विधानसभा का होता है। एक बार एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं भी, बहुत फ्रेमिंग थी कि देश में पहला चुनाव किसका हुआ, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आप इसको कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको किसके चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, सबकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लोकसभा ही नहीं होगी तो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी यही है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा भाग लेती है। राष्ट्रपति में तो तीनों भाग लेते हैं, पर उपराष्ट्रपति में भी यही है। तो मतलब लोकसभा तो कम से कम जरूरी है, तो लोकसभा का ही चुनाव सबसे पहले होना चाहिए, और लोकसभा विधानसभा का पहले चुनाव हुआ था, ये याद रख लो आप। तो 1952 में पहले जो चुनाव हुआ वो लोकसभा और विधानसभा का हुआ। ठीक है, तो 1952 में जाकर संसद का निर्माण हुआ, वो भी 2 सदन का। इससे पहले संसद क्या थी, 1 सदनीय। क्यों थी, क्योंकि वो पहले सीएल के तौर पर काम करती थी, फिर तदर्थ संसद के रूप में काम कर रही थी, जिसमें केवल 1 सदन था। परंतु 1952 में जब जनता के द्वारा चुनाव होकर संसद का निर्माण होता है, लोकसभा का निर्माण होता है और राज्यसभा का, तो इसी तरीके से जो अपन आगे बात करेंगे, तो उस समय जब संसद का निर्माण होता है तो वो 2 सदन बन जाते हैं। परंतु उससे पहले 1952 से पहले संसद केवल 1 सदन की थी। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको नीचे डिटेल में लिख दिया है। अब क्या है, 1952 में चुनाव जब लोकसभा विधानसभा का हो गया, फिर राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति के रूप में दोबारा राजेंद्र प्रसाद ही निर्वाचित होकर आते हैं, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो जीवी मावलंकर जी का ही चुनाव पुनः होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी भी क्वेश्चन आए कि ऐसे सीएल का सभापति कौन था,
या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था, तो एक कहानी के तौर पर आप याद कर सकते हो कि पहले उनको सीएल का सभापति बनाया गया, फिर वो तदर्थ संसद के बन गए, फिर वो प्रथम जब चुनाव हुआ उसमें भी वही मावलंकर जीत के आ गए, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा से इनकी बिलोंगिंग रही थी। तो ये डिटेलिंग हो गई। तो इस प्रकार हमने इसको एक कहानी के तौर पे जाना कि किस प्रकार उस समय की व्यवस्था चल रही थी स्वतंत्रता के बाद और संविधान सभा के निर्माण से लेकर 1952 तक के कार्यकाल का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी भी संविधान सभा को या किसी भी संविधान को पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछेंगे तो एक बार आप वो भी एक क्वेश्चन सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि उसने इस पहलू को छोड़ के आगे बढ़ चुका होता है। वो या तो संविधान का जब पढ़ता है तो या तो कैबिनेट मिशन 1935 का अधिनियम, फिर सीधे वो प्रस्तावना पे आ जाता है, प्रस्तावना पे आगे फिर आगे बढ़ जाता है। परंतु ये जो कहानी है, ये इसके बीच का पहलू है, इसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप संविधान की कोई भी चीज़ करने से पहले उसको कहानी के रूप में याद कीजिए, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में याद कीजिए जिसमें वो कहानी आगे बढ़ी। अब यहाँ चाहूँ तो मैं आपको पूरा ये बता सकता हूँ कि इतनी रियासतों से इतने लोग आए या इतने प्रांतों से इतने प्रतिनिधि आए, उन संख्याओं का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो संख्या जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे तब आप कहीं भी रट सकते हो, वो आपको हर किताब में वो फैक्ट मिल जाएगा। पर ये जो कहानी के तौर पे, ये एक स्टोरी के रूप में या एक कहते हैं ना एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझने की जो कोशिश होती है ना, वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, वो आपको एक जगह पका पकाया नहीं मिलता। ठीक है, तो आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।